बीइंग सिनेफाइल में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम बात करते हैं सिनेमा के बारे में। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूं 1960 में रिलीज हुई एक फ्रेंच हॉरर फिल्म आइज विदाउट अ फेस की। आइज विदाउट अ फेस को डायरेक्ट किया है जॉर्जेस फ्रेंजू ने। आइज विदाउट अ फेस की कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से, जिसमें एक औरत अपनी गाड़ी से कहीं जा रही होती है। इस सीन के पीछे एक डरावना पर थोड़ा सा कार्टूनी सा स्कोर भी बज रहा होता है। उस गाड़ी में वो औरत अकेली नहीं थी, उसके पीछे वाली सीट पे कोई और भी बैठा था। उस दूसरे इंसान पे गौर करने से हमें पता चलता है कि वो जो कोई भी है अपने होशो आवाज में नहीं है। वो औरत अपनी गाड़ी एक बहुत तेज बहाव की नदी के बगल में लगाती है और अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट से उस होशगुल इंसान को निकाल के घसीटते हुए उस नदी में फेंक देती है। उस होशगुल इंसान की टांगे देख के तो यही समझ आता है कि वो कोई औरत है, या कह सकते हैं थी। कुछ दिनों बाद दो पुलिस ऑफिसर्स आपस में हाल ही में मिली एक लाश के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनके हिसाब से वो लाश जो उन्हें नदी में मिली है वो एक डॉक्टर जिनेशियर की बेटी की लाश है, जो कि कुछ समय पहले डॉक्टर के क्लिनिक से गायब हो गई थी। उस मिली लाश की तरह डॉक्टर की बेटी का चेहरा भी पूरी तरह तहस नहस था, एक कार एक्सीडेंट की वजह से। पर एक बात जो उन पुलिस वालों को समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि डॉक्टर की बेटी ने भरी सर्दी की रात गए सारे कपड़े उतार के एक आदमी का कोट पहन के ही क्यों खुदकुशी की। साथ ही में उनमें से एक ये भी कहता है कि उस लाश का जो तहस नहस चेहरा है वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे किसी सर्जिकल स्कैल्पल से काटा गया हो, ना कि किसी एक्सीडेंट से हुआ हो। इतने में दूसरा पुलिस वाला कहता है कि उस लाश की कद काटी एक और मिसिंग लड़की से भी मिलती है, और ये भी बताता है कि मैंने उस दूसरे खोई लड़की के बाप और डॉक्टर दोनों को लाश की तफ्तीश करने बुलवा लिया है। ये बातें निमटती ही हैं कि इतने में डॉक्टर वहां आ जाता है। उस मिली लाश को देखकर बेचारे डॉक्टर के अंदर का बाप चुप सा हो जाता है और वो उस लाश को अपनी बेटी की लाश के तौर पे पहचान लेता है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर की बेटी का फ्यूनरल होता है, जहां डॉक्टर के साथ वही औरत होती है जिसने कहानी की शुरुआत में उस लाश को पानी में फेंका था। डॉक्टर के साथ लड़की का मंगेतर भी होता है और वो तीनों शोक मनाते हैं, और हर किसी के जाने के बाद सिर्फ डॉक्टर और उसकी लाश फेंकने वाली असिस्टेंट लुइस ही वहाँ बचते हैं। लुइस बहुत अजीब तरीका व्यवहार कर रही होती है और डॉक्टर उसे काबू में रहने को कह रहा होता है। कब्रिस्तान से वो दोनों डॉक्टर के मकान जाते हैं, जो कि एक आलीशान और बहुत ही बड़ा बंगला होता है। वहाँ डॉक्टर सीढ़ियाँ चढ़ के एक कमरे में जाता है जहाँ बिस्तर पर एक लड़की लेटी होती है। उस लड़की और डॉक्टर के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिसमें डॉक्टर किसी लड़की के ऑपरेशन में मरने की बात कर रहा होता है, और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लड़की जो यहाँ लेटी है असल में वो ही डॉक्टर की बेटी क्रिस्टेन है, और वो लड़की जिसकी लाश मिली है वो वही दूसरी खोई लड़की है जो कि डॉक्टर के किए ऑपरेशन के दौरान मारी गई है। और डॉक्टर ने उसकी लाश को पानी में फेंकवाया जिससे वो दुनिया के सामने ये ढोंग रचा सके कि उसकी बेटी मर चुकी है। डॉक्टर क्रिस्टेन से किसी चीज में कामयाब होने की बातें करता है, पर क्रिस्टेन को इन बातों में कोई भरोसा नहीं होता। तभी कमरे में डॉक्टर की असिस्टेंट लुइस आ जाती है, जिसे क्रिस्टेन कहती है कि उनके घर के सारे शीशे हटा देने के बावजूद भी वो कुछ चमकदार चीजों में अपना चेहरा देख पाती है, और ये भी कहती है कि उसका चेहरा उसे डरा देता है और उसका मास्क उससे भी ज्यादा डराता है। इस पर लुइस कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था जिसकी वजह से ये सब हुआ, उसका कोई क्या ही कर लेता। जिस पे क्रिस्टेन कहती है कि ऐसा है तो उन्होंने मुझे बचाया क्यों, इससे बेहतर तो ये होता कि मैं अंधी हो जाती। जिसके बाद लुइस उसे एक मुखौटा पहना देती है जो कि एकदम सफेद होता है और क्रिस्टेन का पूरा चेहरा ढक लेता है सिवाय उसकी आंखों के। लुइस के कमरे से जाने के बाद क्रिस्टेन अपने कमरे से नीचे जाती है और अपने मंगेतर को फोन लगाती है। कुछ कहती नहीं है, बस फोन लगाती है। अगले दिन लुइस एक थिएटर के बाहर एक लड़की एडना को अपनी एक एक्स्ट्रा टिकट से फिल्म दिखाती है और उससे दोस्ती कर लेती है। एडना पेरिस में एक स्टूडेंट थी जिसे रहने के लिए कमरे की तलाश थी। लुइस उसे बताती है कि उसने उसके लिए कमरा ढूंढ लिया है। लुइस एडना को डॉक्टर के मकान में ले जाती है। वो जगह पेरिस से दूर होने के कारण और थोड़ी अजीब और क्रीपी होने के कारण एडना को हल्की सी बेचैनी भी होने लगती है, जिसके साथ साथ डर ने भी उसके मन में जगह बना ली होती है। लुइस एडना को डॉक्टर से भी मिलवाती है। उस जगह के अजीब से वातावरण के कारण और लुइस के उसके वहीं रहने पर बार बार जोर डालने के कारण एडना वहां से जाने की बात करती है। पर इससे पहले कि एडना वहां से जा पाती, डॉक्टर उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है। लुइस और डॉक्टर मिलके बेहोश एडना को अपने मकान के गैराज की अलमारी में छुपे एक खुफिया कमरे में रखाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर लुइस से इस बार बड़े बड़े हिस्से काटने की बात कर रहा होता है, और उसी गैराज में गाड़ी के पीछे छुपी क्रिस्टेन ये सारी बातें सुन रही होती है। क्रिस्टेन उस खुफिया रास्ते से होते हुए एक ऑपरेशन थिएटर
थिएटर में पहुंच जाती है, जहां एडना एक बेड पर बेहोश पड़ी थी। उस ऑपरेशन थिएटर के और अंदर जाके क्रिस्टीन एक अंधेरे कमरे में जाती है, जिसमें घुस के वो उस कमरे की बत्ती जलाती है और हम देख पाते हैं कि उस कमरे में दर्जन भर कुत्ते हैं, जिन्हें अलग अलग पिंजरों में बंद कर रखा था। क्रिस्टीन उन कुत्तों को पुचकारती है और उनको प्यार करती है, और वो कुत्ते भी उससे दोस्ताना व्यवहार करते हैं। कुत्ते वाले कमरे से निकल के क्रिस्टीन अपना मास्क उतार के ऑपरेशन थिएटर में लगे शीशे में अपने चेहरे को देखने लगती है, जिसके बाद वो एडना के पास जाके उसके खूबसूरत और सही सलामत चेहरे को छू कर महसूस कर रही होती है कि तभी एडना को होश आ जाता है और वो क्रिस्टीन के तहस नहस और डरावने चेहरे को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि डॉक्टर एडना पर एक सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है और लुइस उसमें उसको असिस्ट कर रही होती है। डॉक्टर एडना के पूरे चेहरे और उसकी आंखों के इर्द गिर्द लकीरें खींचता है, जिसके बाद वो स्कैल्पल से उन लकीरों के सहारे उसके चेहरे को काटना शुरू करता है। चेहरे की खाल को खोपड़ी से अलग करने के बाद कई सारे फॉरसेप्स की मदद से डॉक्टर और लुइस एडना का पूरा चेहरा एक मुखौटे की तरह अलग कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एक नए कुत्ते को बाकी कुत्तों के साथ एक पिंजरे में बंद कर रहा है और सभी कुत्ते क्रिस्टीन से बिल्कुल विपरीत उस पे सिर्फ भौंकते रहते हैं। उसी दिन लुइस डॉक्टर को बताती है कि क्रिस्टीन का नया चेहरा बहुत अच्छे से हील हो रहा है। इसके बाद वो डॉक्टर को कहती है कि उसे उनमें विश्वास है और अपने चेहरे के लिए डॉक्टर को शुक्रिया अदा भी करती है। जिसके बाद वो अपने गले से चोकर उठाकर अपने चेहरे के लगाए जाने के निशान दिखाती है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि ये नया चेहरा देने वाला काम डॉक्टर ने पहले भी किया है, वो भी लुइस के साथ। इन बातों के बाद लुइस पूछती है कि एडना का क्या करना है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि उसे अभी खिलाओ पिलाओ और उसका ध्यान रखो। उसके साथ क्या करना है इस चीज का डिसीजन अभी मैंने नहीं लिया है। इसके बाद लुइस एडना के कमरे में जाती है, जहाँ उसे कैद करके रखा गया होता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी एडना पास ही में रखी एक बोतल लेके लुइस के सर में दे के मारती है, जिससे लुइस तो ढेर हो जाती है और एडना वहाँ से भाग के गराज के रास्ते बाहर जाने की कोशिश करती है। पर तभी डॉक्टर गराज में अपनी गाड़ी खड़ी करने आ जाता है और एडना उसकी आने की आवाज सुन के वहाँ से ऊपर की ओर भाग जाती है। लुइस डॉक्टर को सब कुछ बताती है कि क्या हुआ और डॉक्टर एडना के पीछे पीछे ऊपर तक जाता है, जहाँ एडना ने एक कमरे की खिड़की से छलांग मार ली होती है। शॉक हो चुका डॉक्टर उस खिड़की से बाहर झांकता है तो उसे एडना की गर्मा गर्म लाश नीचे पड़ी दिखती है। एडना की लाश को डॉक्टर और लुइस उसी कब्र में छुपा देते हैं, जिसे दुनिया क्रिस्टीन की कब्र समझती है। अगले सीन में हम एडना की एक जानकार को पुलिस को उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाते हुए देखते हैं, जो पुलिस वाले को ये बताती है कि एडना एक ऐसी औरत के संपर्क में आई थी जो कि मोतियों की माला को चोकर की तरह अपने गले में पहनती है। उस एडना की जानकार के रिपोर्ट लिखवा के जाने के बाद पुलिस वाला और उसका कलीग ये बात कर रहे होते हैं कि एडना की शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी गायब हुई लड़कियों की थी। वही हेयर कट, वही नीली आंखें, वही चेहरे की बनावट। पुलिस वालों की इस बातचीत के बाद हम डॉक्टर, लुइस और क्रिस्टीन को डिनर करते हुए देखते हैं, जहां क्रिस्टीन को अपना नया चेहरा मिल चुका था और डॉक्टर अपनी कामयाबी से बहुत खुश था। क्रिस्टीन डॉक्टर से पूछती है कि अब उसे दुनिया के लिए वापस जिंदा होना पड़ेगा ना, जिस पे डॉक्टर कहता है कि इससे बेहतर ये है कि तुम अपने लिए एक नई पहचान बनाओ। सारे कागजों का इंतजाम मैं कर दूंगा और इससे तुम्हें अपने लिए एक नया नाम भी चुनने को मिलेगा। लुइस क्रिस्टीन की खूबसूरती की तारीफ करती है, पर क्रिस्टीन कहती है कि जब वो शीशे में देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने जैसे दिखने वाली किसी लड़की को देख रही है। इसके बाद क्रिस्टीन अपने पिता से पूछती है कि अब उसके मंगेतर जैकस का क्या होगा, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मैं उसे समझाऊंगा और वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम दोनों बिना किसी दिक्कत के वापस साथ हो जाओगे। खाने के बाद डॉक्टर क्रिस्टीन के चेहरे को अच्छे से चेक करता है। वो उसके चेहरे को हर जगह से अच्छे से देखता है और ज्यादा कुछ नहीं कहता। घर से बाहर निकलने के बाद लुइस डॉक्टर से पूछती है कि क्या हुआ। चेहरे को चेक करते हुए आप कुछ परेशानी में दिख रहे थे। डॉक्टर बताता है कि मैं नाकामयाब रहा, ये चेहरा कामयाब नहीं होने वाला। एक हफ्ते तक चेहरा अच्छे से ठीक होता है, जिसके बाद उसमें धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसमें गांठें पड़ जाती हैं और 12वां दिन आते आते चेहरा गलने लगता है और 21वां दिन आते आते उस चेहरे को हटाना ही पड़ता है। उस चेहरे को हटाने के बाद क्रिस्टीन ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और यहाँ डॉक्टर, जिसके कुत्ते पे किए सारे ऑपरेशंस कामयाब हो जाते थे, वो अपनी बेटी को नया चेहरा ना दे पाने से परेशान था। क्रिस्टीन एक बार फिर अपने मंगेतर को कॉल करती है और इस बार वो उसका नाम कॉल पर पुकारती है कि तभी लुइस वहाँ आ जाती है और उस कॉल
को काट देती है। लुइस उसे कॉल करने के लिए डांटती है और क्रिस्टेन कहती है कि इस रबड़ से बने हुए मास्क को पहन पहन के वो परेशान हो चुकी है। इस पे लुइस कहती है कि उसे डॉक्टर पे भरोसा करना चाहिए, वो जरूर कामयाब होंगे। जिस पे क्रिस्टेन कहती है कि वो कभी कामयाब नहीं होने वाले, वो बस अपने कुत्तों की तरह मुझ पे भी वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। ये सब सुन के लुइस क्रिस्टेन को गले से लगा लेती है और क्रिस्टेन उसे कुत्तों को बिना दर्द के मार देने वाला इंजेक्शन उसे देने की मांग करती है। क्रिस्टेन लुइस से कहती है कि उसे ये जिंदगी नहीं जीनी, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। यहाँ क्रिस्टेन का मंगेतर जैकस पुलिस वाले के पास जाके उसे उस कॉल के बारे में बताता है और क्लेम करता है कि उसे ऐसा लगता है कि क्रिस्टेन अभी भी जिंदा है और वो आवाज उसी की थी। पुलिस वाला उसे बताता है कि क्रिस्टेन के पिता ने खुद अपनी बेटी की लाश की तफ्तीश की थी और वो ये भी कहता है कि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा मजाक किया है। जिसके बाद वो उसे एडना की दोस्त के दिए बयान के बारे में बताने लगता है, जिसमें वो पर्ल चोकर का जिक्र करता है, जिसे सुन के जैकस के दिमाग की बत्ती जल जाती है क्योंकि वो लुइस को जानता था। वो इस वजह से क्योंकि वो डॉक्टर के होने वाले दामाद के साथ साथ उसी के क्लिनिक में उसके अंडर एक डॉक्टर भी था। जैकस के जाने के बाद पुलिस वाले एक लड़की पोलेट को, जिसे उन्होंने शॉपलिफ्टिंग के केस में पकड़ा हुआ था, उसे बुला के उनके लिए एक काम करने को कहते हैं। पुलिस वाले पोलेट से ये सौदा करते हैं कि अगर वो उनका एक छोटा सा काम करेगी तो वो उसे जेल में नहीं डालेंगे, जिसे पोलेट को मानना ही पड़ता है। और पुलिस वाले उसे एक क्लिनिक का पता दे के कहते हैं कि उसे वहाँ जाके माइग्रेन का दर्द बता के एडमिट होना है और अपने बाल भी ब्लॉन्ड रंगने हैं। पोलेट के जाने के बाद पुलिस वाले जैकस को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने लड़की से बात कर ली है, जिस पर जैकस कहता है कि एक बार उसके दिमाग को तसल्ली मिल जाए तो वो हमेशा के लिए मान लेगा कि क्रिस्टेन मर चुकी है, पर उससे पहले उसे अपनी एक शंका दूर करनी है। यहाँ क्लिनिक में डॉक्टर पोलेट को एग्जामिन करता है और उसके लिए कुछ टेस्ट लिखता है। टेस्ट में कुछ गलत ना आने पर डॉक्टर उसे वहाँ से डिस्चार्ज कर देता है और उस क्लिनिक से निकलते हुए पोलेट वहीं से अपने घर कॉल करती है कि वो क्लिनिक से निकल रही है। क्लिनिक से निकलते ही लुइस अपनी गाड़ी से पोलेट को लिफ्ट ऑफर करती है और पोलेट उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और अगले ही सीन में हम डॉक्टर को पोलेट के चेहरे के इर्द गिर्द लाइन खींचते हुए देख पाते हैं। तभी लुइस आके डॉक्टर को बताती है कि उसके क्लिनिक पे 2 पुलिस वाले उससे पूछताछ करने आए हैं। पुलिस वाले डॉक्टर को बताते हैं कि यहाँ जो लड़की एडमिट थी वो अपने घर नहीं पहुंची और निकलने से पहले उसने यहीं से कॉल की थी, जिस पे डॉक्टर उन्हें अपने रिकॉर्ड्स दिखा देता है कि उस लड़की को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब यहाँ से वो कहाँ गई उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। वहाँ क्लिनिक पे कुछ ना मिलने से वो पुलिस वाले वहाँ से निकल जाते हैं और डॉक्टर जैकस को उन पुलिस वालों के साथ उन्हें गाड़ी तक छोड़ने के लिए भेज देता है। गाड़ी के पास पुलिस वाले और जैकस बात कर रहे होते हैं कि यहाँ तो कुछ अजीब नहीं हुआ उस लड़की के साथ। जैकस का शक गलत निकला, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी की ओर चल देते हैं। यहाँ डॉक्टर के खुफिया ऑपरेशन थिएटर में पोलेट को होश आ जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है, जिसे सुन के क्रिस्टेन उसके हाथ पैर खोल देती है कि तभी लुइस वहाँ आके उसे रोकती है, पर क्रिस्टेन एक स्कैल्पल उसकी गर्दन में घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लुइस का खून करने के बाद क्रिस्टेन डॉक्टर के पिंजरों में बंद सारे कुत्तों को आजाद कर देती है और उस जगह के रास्ते से अंदर जा रहे डॉक्टर सीधा उन बाहर भाग रहे कुत्तों के रास्ते में आ जाता है और कुत्ते जो डॉक्टर को ज्यादा पसंद नहीं करते थे उसे नोच नोच के चबा जाते हैं। यहाँ क्रिस्टेन पिंजरे में बंद चिड़ियाओं को भी एक एक करके आजाद कर देती है, जिसके बाद वो खुद भी उस खुफिया ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल जाती है। आइज विदाउट अ फेस एक बहुत ही यूनिक सी फिल्म लगी मुझे। 1960 से होने के बावजूद भी ये मूवी अपनी थीम्स, विजुअल्स और म्यूजिक से आज भी देखने वाले के अंदर डर पैदा कर पाती है। इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, गोर और प्लॉट तीनों अपने जमाने से कहीं आगे की चीज हैं। शुरुआत में ये फिल्म जरूर थोड़ी सी ज्यादा ही स्लो है, पर एक बार अगर इसमें घुस जाओ तो ये फिल्म एक थोड़ा सा अलग ही और यूनिक सा एक्सपीरियंस हमें दे पाती है। इसकी सिक्लूडेड, डरावनी और क्रीपी सेटिंग, वो बड़ा आलीशान पर राज, झूठ और मौत से भरा हुआ बंगला, उसके नीचे का दिलचस्प और मासूम लड़कियों के खून से सना खुफिया ऑपरेशन थिएटर। इस फिल्म की वाइब में क्रीपी, इयरीनेस और ग्रूसमनेस का एकदम सही मात्रा में जो मिश्रण है वो एक बहुत ही ज्यादा गजब क्वालिटी है और वही इस फिल्म को यूनिक बनाता है। बिना जंप स्केयर्स यूज किए इस फिल्म के पेस में जो ईज है, जो फिल्म को खराब करने की जगह एक अलग ही मजा देती है और इसका कार्टूनी पर क्रीपी म्यूजिक उसी चीज में उसकी मदद करता है। मेरे हिसाब से आइज विदाउट अ फेस को हर किसी को देखना चाहिए, इसके गजब के ग्रूसम विजुअल्स और इयरीनेस के लिए। और बच्चों को भी आइज विदाउट अ फेस जैसी पुरानी हॉरर फिल्म्स दिखानी चाहिए ताकि वो हॉरर का मजा भी ले पाएं और उनके दिमाग पर बुरा असर डालने वाली आजकल की फिल्में जो उनकी उम्र के लिए नहीं बनी वो भी उन्हें ना देखनी पड़े और किड फ्रेंडली हॉरर के नाम पे ये घटिया मजाक ना देखना पड़े। आइज विदाउट अ फेस की कहानी और मेरी नरेशन आपको कैसी लगी और आप और कौन सी फिल्म्स की कहानियां सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं।